अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खबर ये है कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 2 सीनियर जजेस यानी जस्टिस जमाल मंदोखेरा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के साथ मिलकर आईनी बेंचेस कौन सा केस किसके सामने मुकर्रर होगा इसका तयन करेंगे। साथ ही साथ जो रोस्टर जारी होना है इस सिलसिले में, ना सिर्फ वो बल्कि इस सिलसिले में जो निटी ग्रिटीज़ हैं वो भी देखेंगे, यानी कौन सा केस आईनी अदालत के पास आएगा कौन सा नहीं। जो एलानिया जारी हुआ है उसके मुताबिक 14 नवंबर से केसेस की समाअत शुरू हो जाएगी, रोस्टर बना दिया जाएगा इस सिलसिले में। लेकिन फिर ये भी बताया गया है कि जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को क्योंकि गैर हाजिर हैं, अवेलेबल नहीं हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में बाकी जो दीगर जजेस होंगे वो खैर अपना काम शुरू कर देंगे। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच होगा जो कि समाअत करेगा किसी भी मुकदमे की। एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ एक बड़ा लिजिट सवाल ये है कि कौन सा मुकदमा आईनी बेंच के सामने जाएगा और कौन से मुकदमात रेगुलर बेंच के सामने जाएंगे और इस बात का तयन कौन करेगा। साथ ही साथ बहुत से दीगर मामलात भी हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम का मामला, उसको भी चैलेंज किया गया है। इसी मामले की तरफ इशारा करते हुए कल एक टैक्स के केस की समाअत हो रही थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत सवालात उठाए और इसकी तरफ इशारा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि फ़िलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है, तो क्या ये जो जजेस बैठे हुए हैं ये गैर आईनी बेंच बैठा हुआ है और जो बैठा है उस बेंच का करना क्या है। ये भी उन्होंने रिमार्क दिया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं, मतलब कि जब आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को भी सुन लें तो हमें कोई पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम ये केस इसका फ़ैसला कर देते हैं तो फिर क्या होगा, हमें रोकने वाला कौन है। ये इंटरेस्टिंग रिमार्क्स। लेकिन फिर आयशा मलिक साहिबा ने इसी समाअत के दौरान ये कहा, अपनी राय का इजहार करते हुए, कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। ये जिस तरफ इशारा हुआ है और जजेस का मुकालमा और रिमार्क्स इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये क्लियरली सामने आ रहा है कि इस मामले से मुतल्लिक जजेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस के अंदर कुछ इबहाम पाया जा रहा है। इस इबहाम, इस कन्फ्यूजन और उलझन के असरात क्या होंगे, अपने तदयाकारों के सामने ये सवाल रखते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जाहिद इब्राहिम साहब भी। भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये जो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है और कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है क्लियरली, क्या समझते हैं, ये किस तरफ इशारा करता है? मैडम शेख, ये इशारा करता है 26वीं आईनी तरमीम की तरफ, और ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम, आज़ाद अदलिया ख़त्म। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें, आज़ाद अदलिया ख़त्म। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें, 2 सुप्रीम कोर्ट्स, मतलब 2 अदालतें, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, 2 चीफ जस्टिस। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें, आईनी बेंच बन गया है और 3 सीनियर जज आईनी बेंच में नहीं हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, और जस्टिस अमीनुद्दीन का वोट था फैसला कुन वोट, और जस्टिस अमीनुद्दीन को वो फैसला कुन वोट देकर जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह मुंतखब करवा लिया। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें मैडम शेख, अदलिया तकसीम मज़ीद गहरी हो गई। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें, कौन किसने, यानी कौन क्या है, कौन आईनी है, कौन गैर आईनी है, किसने क्या केस सुनना है, कौन सा केस किस बेंच में लगना है, कौन अपील सुनेगा केस के फैसले के बाद अगर किसी ने अपील की, जज तक कंफ्यूज हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें हैं मैडम शेख कि अभी जब हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे, अभी जब नए जज भर्ती होंगे, तो 26वीं आईनी तरमीम की बरकतें मज़ीद बाबरकत हो जाएंगी। मैडम शेख, अभी कई इबहाम बाकी हैं, अभी बहुत सारी उलझनें रह गई हैं और हो सकता है अभी मज़ीद कानून साजियाँ भी हों। मैडम शेख, ये जो जुगाड़ प्रोग्राम लगाया था, ये जो डंग टपाओ, एक वजह ये थी कि कहीं इलेक्शन डाका ना खुल जाए या मनपसंद के जज लगाने और मनपसंद के फैसले लेने हैं। और मैडम शेख, 26वीं आईनी तरमीम की आखिरी बात कर रहा हूँ, बरकतें देखें
कि सबसे बड़ी जो केस किसके हक होंगे और किसके खिलाफ होंगे? हुकूमत के। केस हुकूमत के होंगे या हुकूमत के खिलाफ होंगे? आईनी बेंच किसने बनाया है? हुकूमत ने। तो लिहाजा हुकूमत ने पहले से ही अपनी मनपसंद के जज लगा लिए और अब उनके पास फैसले लगेंगे और मनपसंद के फैसले होंगे। तो चूंकि एक नई अदलिया वजूद में आई है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनी है, चूंकि आईनी बेंच बनने जा रहे हैं, तो अभी बहुत सारे इबाम बाकी हैं। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अभी इस वक्त रोता है क्यों, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। वैसे बेंचेस के सामने जब केसेस आते हैं और फिर उसके फैसले उससे मुतल्लिक स्पेकुलेट करना क्या थोड़ा ज्यादती और नाजायज़ नहीं हो जाएगा महमल? या आप इत्तफाक करती हैं जो भट्टी साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अभाम है मेरे ख्याल में ये तो दूर होगा जब ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इवॉल्व होगी इसमें। यानी कि ये चीज़ तो हमें जजेस ही क्लियर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी और आईनी बेंचेस के ही, कि कौन से केसेस जो हैं वो आईनी बेंचेस के पास जाने या कौन से केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जिस तरह नॉर्मल चलते हैं। और वैसे तो अगर आप वकला से बात करें तो वकला तो ये कहते हैं कि जो आईनी केसेस यानी जो सियासी हैं वो तकरीबन कोई 1% है या थोड़े से उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बाकी तो अपील्स मोस्टली होती हैं। ये जाहिद साहब इसमें बेहतर स्टैट्स वगैरह बता सकते हैं और बेहतर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो अगर तो ये बात है, वो सिर्फ ये होता था कि जो केसेस पॉलिटिकल केसेस होते थे, आपको पता है कि मीडिया पे उसको ही टाइम मिलता है ज़्यादा। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन अगर आप मीडिया उठा के देखें तो ऐसे लगता है कि जिस तरह सियासी केसेस ही वहाँ पर जो है वो चलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें वकला कहते हैं कि इतने ज़्यादा परसेंटेज उनकी नहीं है, लेकिन मीडिया की हाइप की वजह से या जो हमारा सियासी माहौल है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो ये अभाम जो है कि जी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है जो कि सियासत से रिलेटेड है, ये तो तभी दूर होगा जब जैसे कि मैंने कहा कि जब जजेस बताएंगे। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह के शायद जो कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स 26वीं तरमीम की वजह से ही है। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि उसके ऊपर तो क्या होगा क्या नहीं होगा हम माहिरीन से राय ले लेंगे। मुझे थोड़ा सा ये पहलू इसका बताएं ना कि जो कल हमने देखा है केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स आए, इसका आप तज्जिया कैसे करती हैं? जब ये कहा गया कि जब तक आईनी बेंच नहीं है तो क्या हम गैर आईनी हैं, ये कैसे मामला चलेगा, ये तयन कैसे होगा कि कौन सा आईनी बेंच है, कौन सा गैर आईनी है, या कौन सा केस आईनी है, कौन सा गैर आईनी है, ये क्या मेरे ख्याल में कोई ये जो कमेंट किस तरफ इशारा कर रहा है? जी, ये कमेंट्स तो ऑब्वियसली बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही है। जिस तरह मैंने तो अगर आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक जुडिशरी के अंदर जो पोलिटिसाइजेशन हुई, सियासत भी हुई, किस तरीके से क्या चालें उधर से चली गई, क्या इधर से हुआ सारा कुछ, तो ये तो कमेंट मेरे ख्याल में उसके एक रिस्पॉन्स में है कि क्या हम गैर आईनी बेंचेज हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई गैर आईनी तो नहीं है, तो मेरे ख्याल में इनको तो आई डोंट नो कि इतना सीरियस या इस तरीके से लेना चाहिए कि नहीं। ये तो आपको पता है ज़रा मुतासरा जजेस भी हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के। लेकिन फिर इसके असरात क्या होते हुए देख रही हैं, खासकर अदलिया के ऊपर? क्या ये रिफ्ट बन के सामने आएगी, क्या ये बात दिलों में रहेगी? इस तनाजुर में पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। बिल्कुल जी अलीना, देखें ये तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अब तो ये ऑलमोस्ट हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सब जजेस जो हैं वो या कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, क्योंकि किसी ना कोई साइड पिक की है। अगर नहीं भी है कंट्रोवर्शियल तो वो एक देखा इस तरीके से इस तनाजुर में जा रहा है। अब इस वजह से ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी अदलिया जो है वो इतनी ज्यादा या पॉलिटिसाइज होगी या कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ये चीजें भी इवॉल्व होंगी तो शायद जो ये सियासत और ये जो सब कुछ हो रहा है शायद वो भी इस तनाजुर में ना हो। रिफ्ट अगर हो भी, लेकिन क्योंकि सेपरेशन होगी, एक बाइफरकेशन होगी पावर की, तो मेरे ख्याल में कि वो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को सेटल होने में। ठीक है, इससे पहले कि ठीक है जाहिद, इससे पहले कि हम असरात के ऊपर जाएं, आपसे 2-4 कानूनी सवालात हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इबहाम या ये कन्फ्यूजन जो पाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कितना लिजिट है कि कौन सा आईनी केस या कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा, आईनी बेंच के पास जाएगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, और ये काम किसका है अब डिसाइड करना? देखिए इसमें मेरी नज़र में तो ऐसा कोई इबहाम नहीं है कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। असल इबहाम ये है कि कुछ आईनी दरखास्तें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करती हैं और उनकी फिक्सेशन और हियरिंग का सवाल है। अब सवाल ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, जो कार्रवाई अभी जारी है,
उनको चैलेंज किया गया है। अब आपने देखा 4 नवंबर को जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाह साहब ने एक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि भाई ये आईनी तरमीम की जो चैलेंजेस हैं, इन पिटिशंस को क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो वहां पे इब्हाम जरूर है कि वो पिटिशंस जब लगेंगी तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस होगी कि ये क्या आज़ाद अदलिया के ऊपर किसी किस्म का बहरान है, नहीं है, क्या ये उसकी खिलाफ वर्जी है जो हमारा बुनियादी ढांचा है आइन का। ये सवालात वहां पे जरूर इब्हाम है। लेकिन जहां तक अगर आप कहते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेती है कि नहीं 26वीं आईनी तरमीम कानून और आइन के मुताबिक है, तो उसके बाद ये जो इनिशियल इश्यूज हैं ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये कैसे रिजॉल्व होंगे? आई विल कम टू द 26th वाली बात, सवाल बाद में। देखिए इसलिए रिजॉल्व हो जाएंगे कि जो आईनी तरमीम की गई है उसके तहत वाजे कर दिया गया है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में लगेंगे। क्या वो केसेस कम हैं, ज्यादा हैं, उससे मेरा नहीं ख्याल है कि जो वो तो जस्टिफिकेशन आप कह सकते हैं कि ये आईनी तरमीम की वजह से की गई है कि भाई क्योंकि इतना बोझ था सुप्रीम कोर्ट पे, आम सायरीन के केसेस नहीं लग रहे थे, इसलिए किया जा रहा है। एक तरफ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं पॉलिटिकल केसेस जो आईनी केसेस हैं वो तो उनकी तादाद तो बहुत कम है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये तो आपके देखें, ये तो जो कानून साजी करते हैं उन लोगों ने ये फैसला किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एक जुरिस्डिक्शन है और वो जुरिस्डिक्शन एक रिव्यू का है जिसके तहत वो किसी भी कानून या आईनी तरमीम को देख सकती है और उसके ऊपर फैसला कर सकती है कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं। लेकिन ज़ाहिर जैसे कल एक केस में हुआ कि टैक्स का मामला था, उसके अंदर यकीनन कोई ऐसी शिकायत होगी जिसके ऊपर इब्हाम था, तो जजेस ने उससे मुतल्लिक रिमार्क्स दिए। इन रिमार्क्स को आप किस तनाजुर में देखते हैं? लेकिन वैसे तो किसी भी कानूनी तौर पे तो किसी भी जो तहरीरी हुक्मनामा होता है उसकी जरूर अहमियत होती है। ऑब्जर्वेशंस जजेस जरूर देते हैं, उसके ऊपर स्पेकुलेशन होती है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम उसको अहमियत जरूर देते हैं। लेकिन मेरी नजर में यस, इसका जरूर एक कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट हम सब जानते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि अब ये जो तफरीक पैदा की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको लोग कहते हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट हैं, वेदर वो फेयर बात है या अनफेयर बात है, लेकिन जरूर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया आपने एक तरीकेकार वाजे कर दिया है जिसके तहत आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और वो केसेस जिनके अंदर किसी भी कानून को चैलेंज किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे जाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी फ्रैंकली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं अभी तक उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है, तो उस लिहाज से तो बहुत लेजिटिमेट कमेंट है कि भाई ये तो वाजे हो कि ये केसेस हमारे सामने क्यों लग रहे हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाने। और एक लिहाज से देखें सुप्रीम कोर्ट तो ऑल जजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनेंगे आप नहीं सुनेंगे। तो वो एक जो तफरीक की गई है उसको जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पे जाके इसका फैसला करना है और रिजॉल्व करना है कि ये कानूनी तौर पे आईनी तौर पे सही है या नहीं। अच्छा, जो फैसला करना है, क्या आप समझते हैं कि ये जो आईनी बेंचेस बन रहे हैं ये इसी के सामने लगेगा? क्योंकि जो एलामिया हमारे सामने आया है उसके मुताबिक तो अब टर्न वाइज होगी मुकदमात की समाअत, यानी जो पहले दरखास्तें आई उनको पहले सुना जाएगा, तो वो कितनी हमें देर इंतज़ार करना पड़ सकता है इस जवाब के लिए? देखें वो एक्चुअली इशू ये नहीं है कि वो टर्न के मुताबिक होगा, इशू सारा ये है कि ये जो आईनी दरखास्तें हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने लगेंगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इनके ऊपर फैसला देगा, या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह जो 4 नवंबर का खत है जिसने कहा गया है कि ये फुल कोर्ट के सामने, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने फैसला किया कि ये फुल कोर्ट के सामने इनको लगाया जाए। असल डिबेट वो है और असल चैलेंज वो है कि ये केसेस कहाँ पे लगते हैं। आपकी राय क्या है इसके मामले पर? इस सवाल पर आपकी राय क्या है?
ये बहुत मुश्किल सवाल है और एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है, और इसका सवाल का जवाब आई थिंक हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से ही। ओके, वैसे अगर कानूनी तौर पर आप खालिस्तान देखें और अमेंडमेंट होने के बाद, तो फिर क्या आप राय देंगे? देखिए, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार को कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी कानून में क्या लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती इसका जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जुडिशियल रिव्यू किया है, और अगर आप पास्ट हमारा प्रेसिडेंट देखते हैं तो उसके मुताबिक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही देखना है, ना कि आईनी बेंच। ठीक है, सलीम साफी साहब, आपकी सर इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझते हैं? मामला बड़ा उलझ सा गया है, बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने भी। आप इस उलझन के असरात सुप्रीम कोर्ट पर कैसे पड़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इतना उलझा हुआ वो आईनी कोर्ट्स की वजह से तो नहीं है। वो तो मामला वाज़ेह है, उसके लिए अफराद का तयन भी हो गया, और जो केसेस सियासी नोयत के होंगे वो उनके पास जाएंगे। और उलझनें सिर्फ दो हैं। एक तो यही जिसकी तरफ अभी इन्होंने इशारा किया कि जायद साहब ने, कि अगर वो जो पिटीशंस इस सारे अमल के से मुतालिक दायर हुई है तो उसको कौन सा बेंच सुने, उसको फुल कोर्ट सुने, उसको ये आईनी बेंचेस सुने, या क्या करें? वैसे जो कानून बन गया है उसकी रूह से तो उसको वो आईनी कोर्ट्स ही को सुनना चाहिए। और दूसरा एक अजीब जो सूरत हाल है वो ये कि पिछले अगर ये तरमीम ना होती तो उस सूरत में जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस होना था, और इसी अमल के नतीजे में जिसको चैलेंज किया जा रहा है उसके नतीजे में चीफ जस्टिस भी बने हैं। तो ये भी एक सूरत हाल है कि क्या वो इस केस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि उससे खुद उनकी ज़ात को फ़ायदा हुआ है। तो ये इस तरह के कन्फ्यूजन है, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हमें ज्वाइन करने के लिए। सेगमेंट के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर अपने दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है, ऐलान किया था कि वो एहतजाज करने जा रही हैं, और ये भी कहा गया था कि जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। 9 नवंबर को कहा गया था, लेकिन हो ना सका। फिर क्यों ये डिले है? कहा जा रहा है अब आइंदा आने वाले दिनों में तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस एहतजाज से मुतल्लिक जिस तरह के दावे हो रहे थे, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है। सुने वो क्या कहते हैं। ये कितनी दो नंबरी है इनकी। ये बंदा जो सर से कफन बांधने और घर वालों को अपने जनाजे का कह के आना चाहता है, तो ये पहले रिज़ाइन करके आए ना। ये रिज़ाइन करें। ये क्यों बैठे हैं असम्बलियों में, ये क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? यानी मामला ये है कि आपने पार्लियामेंट में भी बैठना है, असम्बलियों सूबाई हुकूमत भी रखनी है, और उसके बाद आपने ये काम भी करना है। अगर इन्होंने सियासत करनी है, अगर इन्होंने इनकलाब बर्पा करना है, तो फिर इन चीज़ों को छोड़ें। ये तो लर्निंग है। पार्लियामेंट को भी छोड़ें, हुकूमत भी छोड़ें, और फिर ठीक है इनकलाबी जदोजहद करें। जब कामयाब हो जाएंगे तो ठीक है इनकलाब ले आएँ। साहब, ये तो माजी से थ्रू पार्लियामेंट जो है वो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये तो थ्रू पार्लियामेंट इनकलाब लाना चाहते हैं। ये साहब, ये तो खुशाइंद है ना आपके लिए। माजी से उनकी लर्निंग है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ी, पंजाब की छोड़ी, नेशनल असेंबली से रिज़ाइन किया, सड़कों पर आए, 9 मई हुआ, मगर उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा पार्टी को नुकसान हुआ। तो वो ज़ाहिर है अब अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट में भी रहना चाहते हैं, सड़कों पर भी आना चाहते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो बस पे ये स्ट्रेटजी जो है इसके हिस्से में नाकामी के अलावा कोई और चीज़ नहीं आएगी। राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे, लेकिन जमा खातिर ये भी कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इमरान खान से अडियाला जेल मुलाकात के लिए ग्रोह की शक्ल में जा रहे थे, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर वगैरह शामिल थे, तो उनको हिरासत में ले लिया गया पुलिस की जानिब से, और जवाज़ ये दिया गया कि क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, तो इसलिए ग्रोह की शक्ल में एक साथ इकट्ठा होना नहीं था, उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर ये हिरासत में लिया गया, कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों के कमेंट्स जानते हैं। सवाल हमारा बुनियादी यही कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या राय है आपकी महमल?
देखिए अलीना, मेरे ख्याल में जो असेंबलीज छोड़ने वाली बात है ये तो नहीं है दुरुस्त, क्योंकि आपको याद है कि हमने तो खैर पहले भी, जैसा शाहजेब ने भी राना साहब से जो सवाल किया कि शायद उन्होंने अपनी माजी गलतियों से सीखा है कि पार्लियामेंट को छोड़ना नहीं चाहिए था, सूबाई असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, थ्रू एक पार्लियामेंट ही जो है वो बात करनी चाहिए। ठीक है, सड़कों के ऊपर एक चीज़ अलग है, लेकिन अलीना जो एक राना साहब ने एक और बात भी की थी एक और शो के अंदर, उन्होंने जो बेसिकली जो एक बात की थी वो ये था कि ये बात जो है एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ पीटीआई करना चाहती है, ये एस्टैब्लिशमेंट के अलावा पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करना चाहती। उन्होंने सवाल भी उठाया कि एस्टैब्लिशमेंट से क्या बात करेंगे, उन्होंने कहा कि देखिए जो ये वाली बात जो है ना कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी चाहिए, ये राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन रिगिंग के ऊपर बात करनी है तो हमसे करें ताकि हमको मामला तय करें, अगर नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए जो भी मामला तय करने हैं कि रिगिंग ना हो या जिस तरह भी मामला तय करने होते हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठेंगे, कोई निगोशिएशंस करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा अगर खान साहब को कोई जेल के अंदर मसाइल हैं, कोई ऐसी चीज है तो उसके ऊपर भी बात करनी है तो हमारे साथ बैठकर बात करें। 26वीं तरमीम में भी थे, हमारे साथ बैठे थे, पार्लिमानी कमेटी के अंदर बैठे थे, तो चीजें हुई। और फिर एक और बात भी उन्होंने कही थी कि हमने कोई माइनस इमरान बात नहीं की, हम नहीं कह रहे कि हम आपसे सिर्फ तभी बात करेंगे कि अगर खान साहब के को हटा कर करेंगे, ऐसा नहीं है। जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी था कि आप हमसे कर बात, तो बेसिकली जो अलीना इसके अंदर जो मेरे ख्याल में जो अहम चीज है वो ये है कि देखें इस बात में बिल्कुल वजन है कि आपकी सारी की सारी उम्मीद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट से आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपकी ऑफर का, वो आपसे एंगेज नहीं कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करें ताकि जो भी आपके मामलात हैं वो कुछ आगे तो बढ़े। और गवर्नमेंट में ये भी आपको अलीना बताती चलूं कि गवर्नमेंट इस वक्त अभी बिल्कुल सिक्योर है, अनलेस के पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई आपस में लड़ाई हो जाए, खटपट हो जाए और फिर कोई गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो वो छोटी पार्टी से गवर्नमेंट ही बनी, तो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर जिस तरह से बनाई है गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल में ये जो एस्टैब्लिशमेंट से खाली एंगेज करने की बात करते हैं ये पीटीआई की बिल्कुल गलत बात है। इनको पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज बट आपके ख्याल में ये वाली बात कि राना साहब हुकूमत गंडापुर साहब या पीटीआई पहले हुकूमत छोड़े उसके बाद एहतजाज वगैरह करे, वो दुरुस्त नहीं है। एक सेकंड सिर्फ मैं उसमें ये चीज जरूर ऐड करूंगी कि अगर उसको इस तरीके से देखें कि ये है कि आप हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपनी चलाएं, उस पर फोकस करें, आप पार्लियामेंट के थ्रू अपने मामलात रिजॉल्व करने की आप फोकस करें, आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मामलात रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप कहें कि हमने सिर्फ सड़कों पे ही इंतशार फैलाना है, केओस, एनार्की, और इस तरीके से वो नहीं होगा। महमल, वो इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा? अलीना, कोशिश तो यही है ना, हमने देखा है कि कई दफा उन्होंने यही कोशिश की थ्रू पार्लियामेंट, तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस से तो बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर राना साहब का बयान दुरुस्त है या गलत है? नहीं, ये जो पार्लियामेंट छोड़ने का वो कह रहे हैं, इससे तो मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि पार्लियामेंट या जो एक प्रोसेस या उसका सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप अपने काम पर फोकस करें और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप इंगेज करें, ना कि ये कि आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें और फिर बाकी आपके वरना हम सड़कों पर निकल आएंगे। भट्टी साहब, क्या अगर एहतजाज करना है तो फिर पूरी तरह एहतजाज करें, फिर सड़कों पर एहतजाज का कहते हैं तो फिर छोड़े पार्लियामेंट, या फिर आपको लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो बात करें वो दुरुस्त नहीं है? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले दो अफसोसनाक चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में, हाई कोर्ट में कहा है कि पंजाब में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादी ना करें। तो मैं अब मैडम शेख फरवरी या मार्च में शादी करूँगा, और जो मैंने बुकिंग करवा दी है और जो ख़र्चा कर चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा स्विट्ज़रलैंड से वापसी पर मेरा कुछ मदावा करेंगी। तो एक तो ये, और दूसरा मैडम शेख के ये 3 अपोजिशन लीडर थे, उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब सेनेट में और अहमद भच्चर साहब पंजाब असम्बली के। तीनों को जिस तरह पुलिस ने आज अडयाला जेल के बाद जो कुछ किया, जिस तरह डिटेन किया, वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। मैडम शेख, अब आ जाएं सवाल पे। ये राना सनाउल्लाह साहब ही, आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिवाइंड पे ले जाएं, राना सनाउल्लाह साहब ही थे जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे थे कि अगर आप संजीदा हो इलेक्शन कराने में तो आप पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ इलेक्शन वक्त पे करवा दूंगा। बार बार कह रहे थे, संजीदा हैं ही नहीं, ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये संजीदा होते तो दोनों अपनी हुकूमतें तोड़ देते। और फिर जब उन्होंने तोड़ी तो फिर राना साहब और उनकी हुकूमत ने क्या किया वो आपके सामने है। तो अब भी मेरे ख्याल से राना साहब यही चाहते हैं कि ये ज़रा सारा कुछ करके आएँ ताकि सुंजियाँ हो जाए गलियाँ, फिर मिर्ज़ा यार फिरे।
और फिर राना साहब से पूछना है, जब हमजा शहबाज साहब सीएम थे तो उस वक्त जब जो कोई एहतजाज चल रहा था, जो कोई महंगाई मार्च चल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुस्ताफ़ी होके आए थे, या बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च था वो सिंध हुकूमत छोड़ के आए थे? मैडम शेख, अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने कफन बांध लिया है। वो कहते हैं हमने तो कफन बांध लिया है, अब घर से निकलेंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। इमरान खान साहब डेट देने लगे हैं, लॉन्ग मार्च होगा और धरना होगा। अच्छा। और हुकूमत ने कमर कस ली है कि पीटीआई को दिन में तारे दिखाने हैं। पीटीआई कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, झूठे जाली मुकदमे बन रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ना हमें सियासी स्पेस दी जा रही है, ना हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिल रही हैं, ना हमारी पटिशन सुनी जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ना धांधली ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, ना पार्टी सिंबल का फैसला हो रहा है। अब हम एहतजाज ना करें तो क्या करें? और हुकूमत कह रही है जो है इसे कबूल करो, जो हो रहा है जो होगा इसे अपने नसीब का लिखा समझो और सब्र शुक्र करके 5 साल अगले 5 साल इंतज़ार करो। ना पीटीआई पीछे हट रही है, ना हुकूमत पीछे हट रही है, ना कोई दरमियानी रास्ता निकल रहा है। तो होता रहेगा, फिर यही बयानबाजियाँ चलती रहेंगी, कुछ सड़कों पे होंगे, कुछ जेलों में होंगे, मुकदमे बनेंगे और बस इसी तरह ही चलता रहेगा। कोई दरमियान का रास्ता तो निकलने से रहा और ना कोई नज़र आ रहा है। सर, ये दरमियानी रास्ता क्या हो? दरमियानी रास्ता मैडम शेख है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें। 9 मई का सबसे पहले जो हैं वो कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, 9 मई के मुकदमे सुने जाएं, जो बेगुनाह हैं वो रिहा हों, जिन्होंने कुछ किया है उनको सजाएं मिलें, और फिर उसके बाद सारे बैठे स्टेक होल्डर्स बैठकर जो धांधली ट्रिब्यूनल्स हैं वो काम करें, और जो झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म हों, पीटीआई को सियासी स्पेस दी जाए और सारे मिलकर बैठें और मुल्क को आगे चलाएं। तो क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो इलेक्शंस के मैंडेट चोरी होने का मुतालबा है उससे पीछे 2 कदम हट जाएगी? नहीं मैडम शेख, अगर धांधली ट्रिब्यूनल्स काम करने लग जाएं और सही काम करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या करें, इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई है, वो भी अब पूरा इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गया है और मतलब जजेस भी लगेंगे। अच्छा भट्टी साहब ये बता दें। हाँ, मेरा ख्याल है इस वक्त ना ही समझे। अच्छा भट्टी साहब ये बता दें, ये जो 9 तारीख को ऐलान करना था तारीख का, वो क्यों नहीं हुआ? आपके पास बड़ी खबरें होती है ना, क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैडम शेख, उस पे इनकी मीटिंग हुई तो इमरान खान साहब ने इनको कहा कि सबसे पहले आप मेहरबानी करें कि जो तंजीमी मामलात हैं वो बनाएं, फिर प्लान ए प्लान बी बनाकर मेरे साथ डिस्कस करें, और फिर इस बार जो लीड करेगी वो क़यादत लीड करेगी, कि ये नहीं होगा कि दरमियान में छोड़ के जाना। तो ये सारा करके मेरे पास आए, मैं डेट दूंगा नवंबर के, यानी कोई 18 के बाद की, नवंबर के महीने की, और फिर उस डेट पे सारे मिलकर एक जगह तय करें जहां से लॉन्ग मार्च निकलेगा और किधर जाएगा, ये सारा मैं तय करूंगा। अच्छा, तो ये फिर जल्दबाजी में क्या ऐलान हुआ था कि 9 को तारीख मिलेगी और सब कुछ, वो क्यों हुआ था फिर? जी मैडम शेख, उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि सवाबी का जलसा था और उसमें बताया उन्होंने कि हम ये इस बार निकलेंगे तो वापस नहीं आएंगे और इमरान खान कॉल देंगे, और ये 7 को गालिबन या 6 को इमरान खान साहब को मिले थे। उन्होंने कहा कि सवाबी का जलसा आप करें, उनमें लोगों को तैयार रहने का आप कह दें और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि किस दिन निकलना है। सर, इस सारे में पार्टी चेयरमैन कहाँ पे है? ये कौन है मैडम शेख? जवाब मिल गया सर। एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दे दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सलीम साफ़ी साहब का तज्ज़िया शामिल करेंगे। वेलकम बैक। साफ़ी साहब, राना साहब कहते हैं अगर एहतजाज करना इनकलाब लाना है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ो। सही कह रहे हैं कि नहीं? एक तो राना साहब से पहले भट्टी साहब का मसला हल कर देते हैं। भट्टी साहब को शादी से अब भाग रहे हैं शायद। वो पंजाब हुकूमत ने जो कहा है वो अगले साल के लिए कहा है कि अगले साल से हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोगों को शादियां ना करने का कहेंगे। इस वक्त उसकी इजाज़त है उनको शादी करने की।
तो वो अपनी शादी खामखा ताख़ीर का शिकार ना बनाएं, और उन्होंने अगर प्लान किया है तो पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, वो अगले साल से होगा। दूसरा, ये जो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई के जो रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया थोड़ी देर के लिए और फिर उनको रिहा किया, तो ये इंतहाई अहमकाना इक़दाम था और अहमकाना और काबिल मुज़म्मत इक़दाम था। और अब इन पुलिस की हरकतों को देखें कि एक पार्टी के ठीक है लोग हैं, लेकिन सब कोई सेनेटर है, कोई एमएनए हैं, और वो अगर इकट्ठे जा रहे हैं तो अगर दफ़ा 144 का इस तरह इतलाक हो कि किसी भी मकसद के लिए 3 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे ना हों, बाकी जो चीज़ें हैं वो राना सनाउल्लाह साहब अगर आज उनको ये मशवरा दे रहे हैं तो ये पिछले दौर में खुद वो भी असम्बलियों में बैठे थे और री इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे। तो वो बेवकूफ़ी होती है जो भी असम्बली छोड़ देता है या पार्लियामेंट को छोड़ देता है, और पीटीआई ने एक मरतबा ये बेवकूफ़ी की है तो अब वो कभी भी इसको नहीं करेंगे। राना साहब ताना भी उनको इसलिए दे रहे हैं कि वो ये काम कर लें। बाकी जितने भी ये बहरान हैं, इस बहरान का हल छोटे मोटे तरीक़ों से नहीं निकलेगा। इस बहरान का हल या तो री इलेक्शन है या फिर कौमी हुकूमत है। सर, लेकिन आपको ये होते हुए लगता है, और इसको ज़रा क्लब कर लीजिए, जो भट्टी साहब ब्रेक से पहले हमें खबर भी दे रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करने वाली है, धरना एंड लॉन्ग मार्च, क्या आपको इस तरह की कोई कैफियत उसके नतीजे में लगती है निकलती हुई? नहीं, मेरे पास तो इतने करीबी मालूमात पीटीआई के नहीं है जितने वो भट्टी साहब के पास हैं, लेकिन ये धरने के लिए अब मेरे ख्याल में दिसंबर का और जनवरी ये महीने मुनासिब नहीं होते, सर्दी की शदीद होती है, तो पीटीआई वाले प्लानिंग करते वक्त मौसम को भी मद्देनज़र रखेंगे। सर नहीं, लेकिन अभी जो आप कह रहे थे ना कि आपको दो कैफियत नज़र आती हैं जो मसले मसाइल हैं इसके हल के लिए, कौमी हुकूमत या फिर री इलेक्शन, तो वो सब कुछ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद का नतीजा लगता है ऐसा होता हुआ, या फिर ये तो मेरी राय है ना। ठीक है, मैं री इलेक्शन का मुतालबा कर रहा हूँ तो मैं उसको हल समझता हूँ। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब भी री इलेक्शन का मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी नहीं कर रही है, पीटीआई भी नहीं कर रही है, लेकिन ये तो मेरी राय है, तो मेरी राय को तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सुन ले। चलें ठीक है, उन्होंने इस तरह नहीं कहा है कि री इलेक्शन करा दें। जी सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।